हेलो बच्चों, आज हम फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 1 के पीछे जो पोएम दी हुई है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो पढ़ेंगे। और ये बहुत छोटी सी पोएम है। पहले हम लोग पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, राइमिंग स्कीम देखेंगे और पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे, और जहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उसके मीनिंग्स भी देखेंगे। सो वी स्टार्ट। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है कि जो स्नो होती है, बर्फ़, उसके पार्टिकल्स, है ना, उसके कण छोटे छोटे। तो डस्ट ऑफ स्नो। So I'm going to read the stanza first. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So यहाँ पर पोएट कहते हैं कि द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री होता है बच्चों, एक पॉइजनस प्लांट होता है, एक जहरीला पौधा होता है, और उसमें सफ़ेद छोटे छोटे फूल लगे होते हैं। नीचे पोएम में आपके लेसन में भी दिया हुआ है, ग्लॉसरी में। ठीक है, एक जहरीला पौधा होता है जिसके सफ़ेद रंग के, जिसमें फूल आते हैं। और जो कौवा होता है, क्रो है, वो भी जो है एक बैड ओमन माना जाता है, एक सैडनेस का प्रतीक होता है और बैड ओमन माना जाता है कि आना कि जिसको अशुभ मानते हैं हमारे कल्चर में। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कि पोएट एक बार जो है हेमलॉक ट्री, जो कि जहरीला पौधा होता है जिसमें सफ़ेद फूल होते हैं, उसके नीचे खड़ा था, और वो पेड़ जो था वो उस पर बर्फ़ गिरी हुई थी। ठीक है, यानी कि बर्फ़, पेड़ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी उसकी पत्तियों पे, और पेड़ के नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े हुए थे। तो वहाँ पर इस पेड़ पे कौवा बैठा था, और उस कौवे के हिलने से, उसके मूवमेंट से जो डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ के कण जो थे, जो पेड़ पर पड़े हुए थे बर्फ़, वो झड़ के रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर गई। ठीक है, तो जो यानी कि एक हेमलॉक ट्री को भी उन्होंने एक पॉइजनस प्लांट बताया है, यानी कि वो भी अच्छा नहीं माना जाता, और क्रो भी नहीं अच्छा माना जाता। और उसके बाद भी कि जब वो बर्फ़ उनके ऊपर पड़ी, तो हम सेकंड स्टैंजा में देखेंगे कि क्या उन्होंने महसूस किया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। और जब उनके ऊपर ठंडी ठंडी बर्फ़ पड़ी, तो उनका मूड में एक उन्होंने चेंज महसूस किया, और एक ये पॉजिटिव चेंज था, क्योंकि वो आगे लिखते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। कि जो उनका आधा दिन, आधे से ज़्यादा दिन जो खराब हो गया था, जिसमें कि जिन पे उनको पछतावा हो रहा था, रीड होता है रिग्रेट, पछतावा हो रहा था, तो उस पछतावे से वो उनका मूड सही हो गया, और उनका दिन का पार्ट जो था, बाकी का समय वो बच गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिव्ड। जो उनको दिन में पछतावा हो रहा था, उससे उससे बर्फ़ गिरने से उनका मूड अच्छा हो गया, और जिससे उनका बचा हुआ दिन जो है वो सेव हो गया, यानी कि उनका मूड अच्छा रहा। ठीक है, तो दिस इज़ द कि जो एक छोटी सी बात जिसको कि लोग बहुत नेगेटिव लेते हैं, जैसे कि क्रो को और हैमलॉक ट्री को, लेकिन वो उससे भी उन्होंने पॉजिटिविटी ली, और जिसने उनके मूड को चेंज करने में मदद की, और उनका बचा हुआ समय उस दिन का अच्छा बीता। ठीक है, तो नाउ वी विल सी द राइमिंग स्कीम। फर्स्ट स्टैंजा में देखिए, राइमिंग स्कीम में हम फिर से बता दें आपको कि जब जब पोएम जब जहाँ ख़त्म हो रही होती है हर लाइन, उसकी साउंड जिस लाइन से मिलती है, तो हम उसको सेम अल्फ़ाबेट देते हैं। जैसे द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। क्रो और स्नो का साउंड सेम आ रहा है, तो हम दोनों को ए अल्फ़ाबेट देंगे यहाँ पर। ठीक है, ए। अब सेकेंड लाइन देखिए, शूक डाउन ऑन मी फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। मी और ट्री साउंड कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों को हम सेम अल्फ़ाबेट बी भी देंगे। अगले स्टैंजा में देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट। तो हार्ट और पार्ट बिल्कुल सेम साउंड कर रहा है, तो यहाँ पर हम सी लिखेंगे, दोनों को सेम अल्फ़ाबेट देंगे। और इसके सेकेंड लाइन देखिए, सेकेंड स्टैंजा की, अ चेंज ऑफ मूड ऑफ अ डे आई हैड रूड। मूड और रूड राइम कर रहा है, तो हम इनको डी दे देंगे दोनों को। तो दिस इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम A B A B C D C D. Now see the poetic devices. In the second line of this poem, shook down on me,
में देखिए जो वॉवल साउंड है ओ की, शूक में डबल ओ है, डाउन में ओ है, ऑन में ओ है, तो यहाँ पर जब भी कोई वॉवल साउंड जो है रिपीट होती है किसी लाइन में, तो वहाँ पर एसोनेंस होता है ना। कोई वॉल जो होता है ए ई आई ओ यू में से बार बार रिपीटिशन होता है किसी लाइन में, तो वहाँ पर एसोनेंस होता है। तो यहाँ पर बार बार ओ की रिपीटिशन है, तो यहाँ पर एसोनेंस है। अगला देखिए, इस फर्स्ट स्टैंजा में कहीं भी कोई ऊपर की 3 लाइनों में कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर इंजैबमेंट हुआ है। जब हम फिर से बताएं कि जब कोई लाइन जो है बिना किसी पंचुएशन मार्क के अगली लाइन में शुरू मूव कर जाती है, तो वहाँ पर इंजैबमेंट होता है। ठीक है, और नीचे वाले स्टैंजा में देखिए, यहाँ पर भी इंजैबमेंट है। देखिए क्या, तीनों फर्स्ट लाइन में हैज़ गिवन माई हार्ट और चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट, कहीं भी कोई पंचुएशन मार्क एंड में नहीं है जहाँ लाइन ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पर भी इंजैबमेंट है। और सेव्ड सम, दो जो है कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ रिपीट हुई है, सेव्ड का एस और सम का एस, तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। और ऐसे ही जो इस सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, हैज़ गिवन माई हार्ट, ह साउंड रिपीट हुई है हैज़ में और हार्ट में, ह, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। जो भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड किसी वर्ड में बार बार रिपीट होती है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। और ऐसे ही देखिए सबसे लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड, तो उसमें ड साउंड जो डॉ डा डी कॉन्सोनेंट होता है, और डा साउंड डे में, हैड में और रीव्ड में बार बार रिपीट हुई है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस, जब वॉवल साउंड रिपीट होती है किसी लाइन में, तो वहाँ एसोनेंस होता है। और जब कॉन्सोनेंट जो हमारे होते हैं, 5 वॉवल को छोड़ के जितने भी वर्ड होते हैं वो कॉन्सोनेंट माने जाते हैं, वो कहीं बार बार उसकी साउंड रिपीट होती है, तो वहाँ पर कॉन्सोनेंस होगा। ठीक है, और दिस इज अबाउट द पोएम, सो वर्क हार्ड and practice it again and again. Thank you.